नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं उन मुसीबतों की जो पड़ोसी मुल्क पर है, वो मुसीबतें जो पाकिस्तान को बड़ा झटका दे सकती हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव है, भले ही जंग की आग में मिडिल ईस्ट यहां पर झुलस रहा हो, लेकिन उसकी लपटें दुनिया को अपनी जद में ले रखी हैं। पाकिस्तान तो झुलस कर काला राख होता हुआ नजर आता है। कैसे, क्या हालात हैं, बताएंगे आपको। खुद को मुसलमानों का रहनुमा मानने वाला पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में शांति स्थापना करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो दावा करता है। अब मिडिल ईस्ट फिलहाल जंग की आग में किस तरह से झुलस रहा है, पूरी दुनिया जानती है। और इस आपदा में पाकिस्तान ने अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की। ये कहा जाए कि अक्सर उसको नजर आ रहा है आतंकिस्तान अब अपनी छवि को सुधारना चाहता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश है और इस मध्यस्थता की भूमिका में आने का प्रयास एक तरह से उसका है, हालांकि उसे कामयाबी फिलहाल मिलती नजर नहीं आती। अब खबर है कि आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात की। यानी कि यहां पर एक तरह से देखा जाए तो मुनीर बात करते हैं अमेरिका से और शहबाज शरीफ बात करते हैं ईरान से, कोशिश की बैलेंस बनाने की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने तुर्की के विदेश मंत्री से बातचीत की है। इसके अलावा मिस्र के विदेश मंत्री ने भी ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की, ऐसी भी जानकारियां हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस्लामाबाद में बातचीत कराए जाने के प्रयास किए हैं, ये एक तरह से प्रस्ताव दिया, लेकिन व्हाइट हाउस ने फिलहाल क्लियर कट साफ इनकार कर दिया है कि इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान के सारे दावे झूठे हैं, कोरे झूठे। अब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ में रक्षा समझौता है, जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी एक देश पर हमला होते ही दूसरे को युद्ध में उतरना होगा ही होगा। और उसके साथ में अमेरिका भी है। सऊदी अरब और अमेरिका लंबे समय से पाकिस्तान को आर्थिक मदद देते रहे हैं, लिहाजा उनसे दूर हटने की तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का खतरा, ईरान का खौफ, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन का सामना करना पाकिस्तान की सेना की बस की बात नहीं है। इसके अलावा अगर ईरान के खिलाफ पाक ने ये गुस्ताखी कर दी, सेना को उतार दिया, तब जरूर देश में मौजूद शिया मुसलमान सरकार और सेना के विरोध में उतर आएंगे और देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और पहले ही आसिम मुनीर कई शिया मुस्लिमों को ये कह चुके हैं कि ईरान की इस तकलीफ से इतना ही ज्यादा अगर उन्हें गम है तो वो ईरान चले जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें। साफ है कि पाकिस्तान को अपनी बदहाल आर्थिक व्यवस्था सुधारने और आतंकवाद समर्थक के ठप्पे वाली छवि सुधारने का एक तरह से एक मौका मिल गया है। लेकिन उसकी दिक्कत यहीं तक नहीं है, उसकी दिक्कत यह है कि कोई भी पक्ष उसकी सुनने को ही तैयार नहीं। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या एयर स्पेस नहीं देने को कहा है। समझिए, पाकिस्तान ये अब सऊदी अरब से गुहार लगा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन ईरान पर हमले किए गए। पाकिस्तान ने ईरान से सऊदी अरब पर हमले नहीं करने को मनाने के प्रयास किए, लेकिन ईरान उसकी भी बात को नहीं माना। ईरान ने भी हमले लगातार जारी रखे। अब ऐसे में सवाल तो यही है, पाकिस्तान के प्रयास सफल होंगे भी क्या? सवाल ये भी, क्या मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान अपनी छवि बदलने में कामयाब होगा? सवाल ये भी है, क्या मुनीर का ट्रंप से बात करना शहबाज सरकार की कमजोरी नहीं दर्शाता? एक और सवाल है, क्या पाकिस्तान की सेना तालिबान ईरान का मुकाबला करने में सक्षम है? क्योंकि बार बार बात तो यही की जाती है कि अगर ईरान ने जो अभी धमकी IRGC की तरफ से दी गई थी, अगर उस तरह का ऐसा ही कुछ मामला रहा तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं तुर्की से डॉक्टर उमर अनस। मेरे साथ मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार मोहम्मद हुसैन सूरतवाला कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जहांगीर कोल्होड़ो भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ बलोच पत्रकार अहमद मस्तिकान भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। मैं चर्चा की शुरुआत चाहूंगी जहांगीर कोल्होड़ो आप ही से ही करूं। आप मुझे जरा समझाइए कि कई मोर्चों पर बातचीत की जा रही है, कई अलग अलग मोर्चों पर संभावना ये जताई जा रही है कि बातचीत होगी, लेकिन मैं सवाल करूं उसके पहले अपने दर्शकों को एक और संभावना
मैं यहाँ पे बता दूं कि ईरान का समर्थन एक तरह से तालिबान की तरफ से भी किया गया है और वो ईरान के साथ में स्टैंड लेते हुए नजर आता है इस पूरे मिडिल ईस्ट के तनाव में। ईरान ये क्लियर कट कह चुका है कि वो इस जंग में ईरान का साथ देगा। तालिबान ये क्लियर कट मैसेज दे चुका है। पाकिस्तान को तो पहले ही बड़ी चुनौतियां लगातार देता रहा है और एक बार फिर से वही तस्वीर है। जहांगीर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं उनका रुख करूं, लेकिन जो ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर बनती हुई नजर आती हैं। टीपी त्यागी जी, जरा मुझे को आप ये बताइए, पाकिस्तान के ये एफर्ट्स किस रूप में हैं? क्या इसके पहले कभी नजर आए या पाकिस्तान के एफर्ट्स से कि भाई उसकी जो गरीबी है वो शायद इस एफर्ट से कम हो जाएगी? एक छवि आतंकिस्तान की जो रही हमेशा आतंकियों को बढ़ावा देने की, घर में रखने की, छुपाने की, पालने की, वो आतंकिस्तान वाला टैग शायद उससे हट जाएगा। क्या ये एक उस तरह की कोरी झूठी नाकाम कोशिशें हैं क्या? जी, अभी हाल ही में एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था और उस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर था। तो ये तो पहले पाकिस्तान की इमेज देख लीजिए। अब पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस गाजा के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया बोर्ड ऑफ पीस, उसमें उसने शामिल होने के लिए हामी भरी। इसके दो मतलब हैं। पहला तो ये कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिट या लेटेंट, उसने इजराइल को समर्थन दे दिया जो पाकिस्तान की आवाम किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। अच्छा, समर्थन के अलावा उसने बोर्ड ऑफ पीस में अपनी सेना को गाजा में भेजने का मतलब ये हुआ कि वो इजराइल के पेरोल पर होगी, यानी कि उनकी तनख्वाह इजराइल देगा और उनका काम क्या होगा? जो हमास के लड़ाके हैं उनके हथियार गिरवाना और इंश्योर करना कि वो हमास इजराइल के लिए कोई खतरा पैदा ना करे। क्या इस बात को पाकिस्तान की आवाम 0.1% भी एक्सेप्ट करेगी? तो ये स्थिति से गुजरने के लिए उसने ये कदम उठाया कि चलिए विपत्ति के अंदर, आपदा के अंदर अवसर ढूंढते हैं। अब जो ये युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान का, इस युद्ध में उसने टर्की के साथ मिलके और इजिप्ट के साथ मिलके ये कोशिश की कि इस्लामाबाद में एक बैठक की जाए, जो इन पर्सन बैठक हो, यानी कि जिसमें अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव विटकॉफ हो और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव पेजेश्कियान हो। तो इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने तो पेजेश्कियान से बात की, उनके जनरल मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और ये कहा कि ये दोनों पार्टी इस्लामाबाद में आके मिले, मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करने के लिए निश्चित बात है कि सऊदी अरब की तरफ से उसे समर्थन मिला होगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ उनका पैक्ट है और वो उनके समर्थन के बिना इस किस्म का प्रस्ताव आगे रख ही नहीं सकते। अगर ये कामयाब होता है तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर ये युद्ध रुक जाता है किसी तरह से, डील हो जाती है किसी तरह से, तो अच्छी बात है। लेकिन डील होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और लिहाजा पाकिस्तान की सफलता के चांसेस भी 0 हैं। कारण उसका ये है कि जो शर्तें रखी गई हैं ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, मैं एक एक शर्त का उदाहरण देता हूँ, सिर्फ एक का। जैसे ईरान ने कहा कि फ्यूचर में, भविष्य में हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। कोई है इस दुनिया में जो आने वाले कल की गारंटी दे सके? इस किस्म के एग्रीमेंट अगर होते हैं तो वो तोड़ने के लिए ही होते हैं, क्योंकि कोई फ्यूचर में नहीं देख सकता। कंपनसेशन हमें मिलना चाहिए। उसने जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उनके सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले किए हैं, नुकसान पहुंचाया है, उनका कंपनसेशन कौन देगा? इधर अमेरिका कह रहा है कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर संयुक्त कंट्रोल होना चाहिए, यानी मेरा और ईरान का, डोनाल्ड ट्रंप का और ईरान का। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ईरान की IRGC ने ये कह दिया है कि पर्शियन गल्फ में ये अमेरिका को आने ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब कि उनकी शर्तें कभी मानी ही नहीं जा सकती। अब आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर आप जानते हैं कि बाद में जाके आपको दीवार में सर पटकना है,
तो आपकी मर्जी है, आप भटकते रहिए। हालांकि सर मुझे लग रहा है ये तो आपदा में अफसर वाली बात हो गई है। मैं यही सवाल जो है जहांगीर से लेना चाह रही थी सबसे पहले, लेकिन शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जहांगीर, पाकिस्तान के लिए आपदा में अफसर वाला मौका हो गया, मिडिल ईस्ट का तनाव, पाकिस्तान को मौका मिल गया अपनी छवि सुधारने का, रिश्ते सुधारने का, आतंकिस्तान की तमाम जो परिस्थितियां हैं उसको सुधारने का, लेकिन फिलहाल सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी नैना, थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया मुझे। अच्छा, इसमें देखें मैं आप बात पूरी कीजिएगा जहांगीर बात पूरी कीजिएगा। एक और बार दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर ओमार अनस भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, तुर्की से कनेक्ट हो चुके हैं, ईरान मामलों के जानकार। यस, आपका भी बहुत स्वागत है सर। जी जहांगीर जी, प्लीज कंटिन्यू। देखें, एक्सियो न्यूज ने कल ही जो है ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेसी के थ्रू ये मामला हल कराने चाह रहा है। पाकिस्तान की मामला क्या है? देखिए, पाकिस्तान चाह रहा है किसी ना किसी तरीके से जो लबनान पे और जो है ईरान पे ये मामला चल रहा है, जिससे ईरान ने अपने हरमोज जो है बंद किया हुआ है, जिससे ना सिर्फ केवल साउथ एशिया बल्कि यूरोप भी डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यूरोप का सबसे ज्यादा जो तेल जाता है वो अपने हरमोज से जाता है, वो रशिया से आफ्टर यूक्रेन रशिया वार नहीं लेता। तो दुनिया एक तरफ संकट में आ चुकी है इस मामले में। तो ईरान का सबसे ज्यादा अगर भरोसा है, ना उसका तुर्किया पे है, ना उसका सऊदीया पे है, ना गल्फ कंट्रीज पे। ये शायद जो है टीपी त्यागी साहब या दूसरे मेरे लर्नेड फ्रेंड बैठे हुए हैं वो कहें। तो पाकिस्तान ने किसी ना किसी तरीके से ये कोशिश की है कि कम से कम जो कत्लेआम हो रहा है या जो दुनिया खतरे में पड़ रही है, जो लोगों के लिए पैनिक की सूरत हाल है, उसको कम किया जाए। जी जहांगीर, लेकिन सवाल तो अब ये भी पूछे जा रहे हैं कि आपने भी तो अफगानिस्तान में आम जनता पर 400 लोगों पर उनका कत्लेआम करवा दिया, उनके ऊपर इस रूप में आपने हमले करवाए कि कई मासूम लोग जो उनका टीटीपी बताया और उनके साथ में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये किस नाम से, किस मुंह से जाएंगे एक तरह से मध्यस्थता कराने के लिए? मोहम्मद हुसैन सूरतवाला का मैं रुख करना चाह रही हूँ। मोहम्मद हुसैन सूरतवाला, मिडिल ईस्ट की इस पूरे माहौल में पाकिस्तान की भूमिका या पाकिस्तान की इमेज या मध्यस्थता कितनी मायने रखती है? क्या इम्पैक्टफुल नजर आती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आदाब अर्ज करता हूं तमाम नाज़रीन को और पैनलिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और पॉइंट रखना चाहता हूं, और वो ये है कि ईरान सिरे से किसी भी तरह से गुफ्तगू करने को नकार रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका से हम गुफ्तगू करना ही नहीं चाहते हैं, और वेस्टर्न मीडिया भी और दूसरे जगह के मीडिया ने भी अब ये कवर किया है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो गुफ्तगू करे। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए से, ओमान के जरिए से और कुछ अरब दोस्तों के जरिए से जो ईरान तक के मैसेंजर्स हो सकते हैं तो उनके पास पैगाम भिजवाया। ईरान ने ये कहा है कि हम किसी भी हालत में बात करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान जब बात करना ही नहीं चाहता है तो मुझे ये लगता है कि मध्यस्थता या बीच में मीडिएटर का अभी कोई रोल किसी का भी ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरान ने अपनी कंडीशंस रखी है, ईरान ने अपनी डिमांड्स रखी हैं कि अगर हमारी वो डिमांड जब तक के पूरी नहीं होती है और हम उतना आपको झुका नहीं देते हैं, घुटने पर नहीं लाते हैं, तब तक कि हम गुफ्तगू करना ही नहीं चाहते हैं। ओवरऑल जब भी कोई जंग होती है तो जंग का खात्मा किसी ना किसी गुफ्तगू पर होता है। लेकिन सूरतवाला जी, अभी डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े दावे ये करते रहे हैं कि भाई अभी 2 दिन की बातचीत बड़ी कारगर रही है, बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव रही है, निर्णायक रही है, 5 दिनों तक कोई हमले इस तरह से नहीं किए जाएंगे। फिर वो गुफ्तगू कहाँ हो रही है? ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इसी तरह से देखा जा सकता है जैसे वो इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोलते रहे हैं कि इंडिया की जंग रुकवाने में उन्होंने मोदी साहब को फोन किया और ऐसा कहा और वैसा कहा। ये ट्रंप इसी तरह के बयानात देते रहते हैं। इनके बयानात मार्केट को प्रभावित करने के लिए हैं। इनके बयानात असल में इस बात के लिए नहीं होते हैं कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। ट्रंप के बारे में खुद वहां का मीडिया उनको ये कहने लगा है, एक मैं देख रहा था वेस्टर्न मीडिया में, वो ये कि ट्रंप को एक आईने के सामने खड़ा किया गया था और ये कहा गया था कि ब्रेकिंग न्यूज है। वो ये कि ट्रंप ईरान से अभी बात कर रहे हैं, यानी अपनी ही तस्वीर से बात करते हुए इस तरह से लोग उनका वहां मजाक भी उड़ा रहे हैं। ईरान ने सिरे से खारिज किया है कि कोई गुफ्तगू किसी लेवल पर किसी अधिकारी ने हमारी तरफ से नहीं की है। ट्रंप का बयान पाकिस्तान की तरफ से मुनीर साहब ने की है, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत समझाने की कोशिश की है। जी, उन्होंने की है, इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन ईरान ने हर तरह की गुफ्तगू का इनकार किया है। किसी भी जरिए से या डायरेक्ट ईरान ने गुफ्तगू का इनकार किया है। ठीक है सर, तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिस रूप में अभी हालात हैं
उन हालातों का एक तरह से फायदा उठाने की कोशिश जरूर है। और ठीक है, अभी तक जो एक बड़ी नेगेटिव छवि है उसको सुधारने की एक बड़ी कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। अमर मस्तिकान जी, ये आपदा में अवसर वाली बात है क्या? और जिस रूप में अब तो सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया की कहा जाए बड़ी सुपर पावर के वाले राष्ट्रपति हैं, उनसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बात नहीं करते, हमेशा आसिम मुनीर ही पहुंचते हैं बात करने के लिए। क्या ऐसी क्या वजह है कि मुनीर ही हर जगह को हाईजेक करते हुए अपनी बात रखने के लिए पहुंच रहे हैं? जब कोई डील करनी होती है तभी मुनीर साहब पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। जी देखिए, नमस्कार, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान भी एक अजीब किस्म का एक ट्रेजी कॉमेडी है। ट्रेजी कॉमेडी होता है ना, जिसमें कि इंसान को हंसी भी आती है, रोना भी आता है। उस किस्म का मामला है पाकिस्तान का। इनके ये कौन सी शराफत है कि आपका प्राइम मिनिस्टर है और जो है आर्मी चीफ बात कर रहे हैं? ये कहाँ होता है दुनिया में, मुझे बताएं। और ये आर्मी चीफ जो है दरअसल खुद CIA का एजेंट है। ये कोरेला साहब ने इनको यहाँ पर बहुत मजबूत बना के गए हैं। माइकल कोरेला जो सेंटकॉम के पहले चीफ थे। ये आसिम मुनीर कैसे डोनाल्ड ट्रंप के करीब आए हैं? उन्हीं के थ्रू आए हैं, और स्टीव विटकॉफ के थ्रू आए। अब आप मुझे बताएं, स्टीव विटकॉफ के जब बेटे आते हैं, ये स्टीव विटकॉफ भी जायोनिस्ट है और उसका बेटा जाहिर है जायोनिस्ट है। जब वो आता है जैक विटकॉफ पाकिस्तान में, तो ये दोनों चौकीदार पाकिस्तान के जो हैं, आसिम मुनीर और आसिम मलिक, उसके आगे ऐसे होते हैं, आगे पीछे। और ये शहबाज शरीफ, देखिए ये कौन सी रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। ये पाकिस्तान का मामला है। इनके पास देखें, ये चलते हैं IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पे, EFF। IMF के तरफ से इनको 37 महीने का $7 अरब का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। ये तो अमेरिका के कहने पे है, पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे चलता है। 1956 से ही CIA पाकिस्तान में घुसा था। जब पहली मर्तबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था 1958 को, उसके 2 महीने बाद IMF से पाकिस्तान ने कर्जा वसूल किया था 25 मिलियन। आज तक पाकिस्तान IMF के कर्जे के नीचे है। आप ये बताएं, आप जिससे माल पानी लेते हैं, आप उसको इनकार कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते हैं। ये दो, एक तो अमेरिका से, फिर ये सऊदी अरेबिया के भी गुलाम हैं। सऊदी अरेबिया में इनकी हजारों फौज वहां पे मौजूद हैं। ये लोग जो हैं, मेरा तो ईरान से मशवरा है कि भाई इनकी तरफ ना यकीन ना करें, हमारे बलोचों से बात करें, अफगानों से बात करें और इनको इस इलाके से हटाएं। देखें, अगर पाकिस्तान की लीडरशिप कहता है कि रात है, तो मैं समझूंगा कि सुबह है। ये लोगों को ना अपने दीन का इज्जत है, ना धर्म का इज्जत है। इन्होंने हमारे लोगों के साथ कुरान के ऊपर हाथ रख के कई वादे किए, फिर उनको लटका दिया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया। हम इनके तारीख से बाखबर। जहांगीर जी, भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, इन पे तो कोई भरोसा नहीं है। झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, 100%। अच्छा, आज जो है बनिस्बत माजी के मस्ती साहब ने काफी जो है प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए बात की है। मस्ती साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसमें सुनिए, देखिए, तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। शशि थरूर जो है तो कांग्रेस के, लेकिन लगते जो है ज्यादातर प्रो BJP लगते हैं। तो उनकी अगर 3 दिन पहले वाली स्टेटमेंट पढ़ लें, शायद ये खबर जो है शशि थरूर साहब ने ब्रेक की थी कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई जो है बर्फ पिघला सके। और उसके बाद जो है ये एक्सिस न्यूज ने ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये होने जा रही है। तो एटलीस्ट जो है ये दुनिया के लिए वार खत्म हो रही है, हम बात कर रहे हैं। जैसे TP त्यागी साहब ने कहा कि कम से कम अमन की तो बात हो रही है, कहीं पे भी हो रही। खुदारा दुनिया में जाने तो जाया होने से बच रही है। जो एग्रेशन इसराइल का है, जो एग्रेशन अमेरिका का है, उसको किसी तरीके से तो रोका जाए। क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट मैं अफेक्ट नहीं हूँ, सिर्फ इंडिया अफेक्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट लोग वो हैं जो दुबई में काम करते हैं, अबू धाबी में काम करते हैं, वो पाकिस्तानी भी हैं, बंगाली भी हैं, वो इंडियन भी हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान और इंडिया दोनों पे पड़ रहा है।
और सबसे ज्यादा जो ऑयल का मसला है या एलपीजी का मसला है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मसला है। ज्यादा जो ऑयल का मसला है या एलपीजी का मसला है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मसला है। तो कम से कम इस मामले को सुलझाने के लिए अगर आर्मी चीफ आगे आ रहे हैं, मसला तो पूरी दुनिया का है, लेकिन बात यह कि हिंदुस्तान उसको डील कर रहा है। हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेटिक नीतियों की वजह से और अपनी ये कहा जाए कि अपनी पहले से प्री प्लान सिचुएशन से अपनी अर्थव्यवस्था की वजह से कम एटलीस्ट स्टेबल है। तो वहाँ की तस्वीर तो बहुत ज़्यादा इतर हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान पर ज़्यादा प्रभाव इसलिए जो पहले ही महंगाई, पहले ही लगातार इतना कर्ज, पहले ही लगातार ये कहा जाए पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम रातों रात 55 रुपए बढ़ा देना, जहां पर नौकरी के लिए पहले ही लाले हैं, ये अपने आप में इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान को तो साथ में लाने का मुझे लगता है कि ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से अब रुक करना चाह रही हूँ उमैर अनस का। उमैर जी, जिस रूप में अभी मिडिल ईस्ट के हालात हैं, खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि अभी जो हालात हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने अपने अलग अलग दूतों को या ये कहा जाए मल्टी चैनल के थ्रू बातचीत शुरू की। तुर्की से भी बातचीत की गई, मिस्र से भी बातचीत की गई है, ईरान से भी बातचीत की गई, अमेरिका से भी, लेकिन फिलहाल मध्यस्थता काम करती हुई नजर नहीं आ रही। क्या वजह है? देखिए, इस तरह की जो गहरे संकट होते हैं उस तरह के प्रोसेस में मेडिएशन जो है वो काफ़ी सीक्रेटली किया जाता है। और ये ट्रम्प साहब हैं जो कभी भी अचानक बेतुकी बयानबाजी करके चीज़ों को प्री मैच्योर तरीके से अनाउंस भी कर देते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही मजबूत डिप्लोमेसी बैकग्राउंड में काम कर रही है और ईरान उस डिप्लोमेसी में एक हिस्सेदार है। उसने उसको एक्नॉलेज किया है, ज़्यादातर ईरानी ऑफिशियल्स ने उसको एक्नॉलेज किया है। वो जब उसको फॉर्मली रिकग्नाइज करना होता है, पब्लिकली रिकग्नाइज करना होता है, तो उसकी एक सियासी, उसकी एक पॉलिटिकल वैल्यू होती है। तो इस वजह से कोई भी लीडर उसको एक ट्रम्प की तरह प्री मैच्योर वे में उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहेगा। ट्रम्प को उसे प्री मैच्योर वे में एक्नॉलेज करने में फ़ायदा है, लेकिन ईरान को फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ईरान के पॉलिटिशियन जो हैं वो इस बात का इंतज़ार करेंगे कि जब डायलॉग एक अच्छे स्टेज में पहुंच जाए और उनकी जो मोटी तौर पर जो उनकी डिमांड्स हैं उसमें कंसीडरेशन में आ जाए, तब उसके बाद उसको मानेंगे। लेकिन इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सऊदी अरब, इजिप्ट, पाकिस्तान और टर्की, ये 4 देशों की मध्यस्थता की वजह से एक सीरियस स्टेज में मेडिएशन जा रहा है। लेकिन उमर साहब, एक और बात मुझे जरा बताइएगा, पाकिस्तान की मध्यस्थता, देखिए शांति की अगर पहल जहां से भी हो, शांति होना चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, अल्टीमेटली सबका मोटिव वो होता है। लेकिन यहाँ पर मंशा पर सवाल खड़े होने लग जाते हैं। सऊदी अरब जिससे पैसा लिया जाता है, ईरान जिससे तेल लिया जाता है, ये कहा जाए बैलेंस बनाने की कोशिश है। खुद पाकिस्तान के जो कहा जाए नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ते हैं वो कहते हैं भाई हम तो एक साथ कई नाव में सवार हैं। अब ऐसे में मध्यस्थता होगी कैसे? किसी कोई नाराज ना हो जाए, कोई बीच का ना आ जाए। सऊदी अरब भरोसा ही नहीं कर पा रहा। वो बोले कि हाँ आपने तो डिफेंस पैक्ट की बात कही थी, जैसे सवाल पूछो मुंह पे एकदम टेप लग जाता है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग इसको इस तरह से समझने की बजाय हम यही कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाहे कंट्री कितना भी छोटा हो, उसकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। मालदीव बहुत ही छोटा देश हो सकता है हमारे लिए, लेकिन मालदीव एक सॉवरेन देश होने की वजह से वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेता है कभी कभी। कतर आप देखते हैं कि बहुत छोटा देश है, लेकिन कतर ने तकरीबन दुनिया के सबसे ज्यादा मध्यस्थता और सबसे सक्सेसफुल मध्यस्थता अब तक की है। हालांकि कतर की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, देश बहुत छोटा है। तो पाकिस्तान एक ऐसे जगह पर लोकेटेड है जहां पर वो डायरेक्टली ईरान को अफेक्ट करता है, अफगानिस्तान को अफेक्ट करता है, पूरे सेंट्रल एशिया को करता है, और अमेरिका का कोल्ड वॉर के टाइम पर बहुत ही पुराना पार्टनर रहा है। तो अगर अमेरिकन जो है वो उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ से डायरेक्टली बातचीत की है और कोई उनको कॉन्फिडेंस दिया है, तो मुझे लगता है कि वो चैनल्स पाकिस्तान में और अमेरिका के बीच में मौजूद हैं और जो ईरान को भी कन्विंस करते हैं और सऊदी अरब को भी कनेक्ट करते हैं। तो ये इस डिप्लोमेसी के फेल हो जाने के पीछे कोई रीजन नहीं नजर आता है। इसमें दिक्कत ये है कि सिर्फ 4 देश थे, सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट। इजिप्ट और सऊदी अरब उस टॉक को होस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे नहीं है। और टर्की चूंकि बहुत ही प्रो अमेरिका देश है, तो इसलिए ईरान उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट नहीं करता है। तो इन 4 देशों में अब बचा पाकिस्तान अकेले। तो पाकिस्तान को होस्ट किया करने का मौका मिला। ओमान इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि ओमान की जो बेइज्जती हुई थी, ओमान का फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में मौजूद था जिस दिन खामेनेई साहब की हत्या की गई है।
तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक आर्टिकल भी द इकोनॉमिस्ट में लिखा है, बहुत ही क्रिटिकल होकर के अमेरिका के लिए, कि किस तरह से आपने पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस को डिस्ट्रॉय किया। तो ओमान नहीं चाहता था कि इस राउंड की डायलॉग वो करें। तो इस तरह से चॉइसेस बहुत कम थी कि कौन सा कंट्री इसको होस्ट करेगा। तो अब भारत, जैसे हम देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है बहुत ही पुरानी है। हालांकि भारत चाहे तो उस मध्यस्थता में आ सकता था, लेकिन भारत की एक पुरानी पोजीशन है कि वो मध्यस्थता वाले काम नहीं करता है, वो मध्यस्थता के पॉलिटिक्स में नहीं जाता है, वो अपील करता है, वो डायरेक्टली बातचीत करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तकरीबन सभी देशों से पर्सनली फोन करके बातचीत किया। तो भारत का स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी दूसरा है, लेकिन पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी दूसरा है। उनके यहाँ उसकी एक पॉलिसी है कि वो डायरेक्टली वो जा सकते हैं। अगर भारत ये डिसाइड करे कि मैं भी मध्यस्थता करूंगा, तो सारे जो विदेशी जो देश है, सऊदी अरब हो या गल्फ के देश हो या ईरान हो, वो सभी भारत की मध्यस्थता पर जरूर विश्वास करेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर मैं टीपी त्यागी जी का रुख करूं, लेकिन मुझे जहांगीर इस बात को जरा समझाइएगा कि ये जो मध्यस्थता का डिसीजन लिया जा रहा है, ये सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है या फिर आसिम मुनीर की तरफ से लिया जा रहा है? क्योंकि सिविलियन जो हैं, अगर वो बोलेंगे कि भाई जब हमने ईरान के पक्ष में प्रदर्शन किया तो आपने तो हमारे ऊपर गोलियां चला दी, फिर किस मुंह से प्रदर्शन को या फिर मध्यस्थता की बात की जा रही है? और अगर आसिम मुनीर एक तरह से इसको इनिशिएट कर रहे हैं, तो ये कहा जाए कि क्या वो खासतौर से ईरान के जो बड़ी धमकी IRGC की तरफ से आई थी, क्या ये उसी का ही एक नतीजा है? वो चाहते भाई बातचीत हो, वरना अगला निशाना तो पाकिस्तान हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच नैना। देखें, ये आपके चैनल पे 13 मार्च को मैंने शायद जो है एक वो आपके सामने एक बात रखी थी कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान जो है एशिया का ईगल बन चुका है, और पाकिस्तान की अब छवि जो है अब जो है काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और उसके बाद जो है खुमैनी साहब जो है, मुजतबा खुमैनी साहब ने तकरीर की थी और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात, क्या इतना वो मजबूत ख्वाहिशात वो दी थी। तो इससे ये लगता है कि पाकिस्तान की अब जो है सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। और जहां तक ये आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का सवाल रहा, तो क्योंकि वो जो है एक्सपीरियंस फील्ड मार्शल हैं और एक्सपीरियंस जो है फौजी हैं, तो उनकी बात का एक स्ट्रॉन्ग मतलब लिया जाता है। बात कह रहे हैं, जनता तो सवाल पूछ रही है ना, जनता सवाल पूछ रही है कि भाई हमारे ऊपर क्यों गोलियां चलवा दी, हमारे अपनों के ऊपर क्यों गोलियां चलवा दी? आप दूसरों के उम्मा बनने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं अपने मुस्लिम भाइयों पर अफगानिस्तान में कभी अस्पताल पे मिसाइलें गिरवा देते हैं, तो कभी परिवारों पर मिसाइलें गिरवा देते हैं। और जो खासतौर से आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए गम में या अगर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे तो उन पर गोलियां चलवा देते हैं। जी, देखें, जो आपका सवाल है मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के लिंक्ड है। तो अफगानिस्तान को पहले आपने कह दिया था कि BLA और फितनतुल खवारिज को जो है सपोर्ट करना बंद करो और वहां से जो है उनको शेल्टर देना बंद करो। जब उन्होंने मल्टीपल जगह उन्होंने एग्रीमेंट करके, MOU करके, प्रोटोकॉल साइन करके, फिर भी उन्होंने कोई चीज नहीं की, तो आखिर में पाकिस्तान ने ये फैसला किया। क्योंकि जैसे इमाम बारगाह में, इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे अटैक हुआ था, उसके तीसरे दिन ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि नो मोर, अब जो है कोई भी जो है फर्दर अरे तो अस्पताल पे हमला कर देंगे क्या? ये पाकिस्तान की सेना की ये प्रिसाइज जो हमले जो रहते हैं, वो प्रिसाइज क्या मिसगाइडेड हो गए? टीपी त्यागी जी, ये हत्या को अंजाम देने के बाद शांति का सौदागर बनने की कोशिश कर रखे हैं और अपनी छवि कहा जाए कि ये पूरी तरह से दाग मिटाने की कोशिश है। क्या ये संभव है फिलहाल? अच्छा, ये बताइए, जो वो 400 लोग इन्होंने अफगानिस्तान में मारे, उनमें एक भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आतंकी था क्या? वो तो सारे सिविलियन थे। तो इसका मतलब ये कि तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी सेना दोनों ही प्रोफेशनल नहीं है। वरना आप ये बोलते हैं कि साहब हम तो पोजीशन अटैक करते हैं। पर मैं एक और बात बोलता हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान के कहने से कोई मध्यस्थता हो गई, और मध्यस्थता होने के बाद अब इसको जोड़ के देखिए उस बयान से जो ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने दिया था कि हम अपने ब्रदर देशों से जो हमारे नेबर में है मिडिल ईस्ट में, उनसे माफी मांगते हैं, हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम तो केवल अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे, उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ रहेंगे। ये किसने कहा था? पेजेश्कियन ने कहा था, सारी दुनिया के सामने कहा था। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद ये खबर आई कि पेजेस्कियन हो या आरागची हो, यानी कि प्रेसिडेंट हो या फॉरेन मिनिस्टर, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों को दो विषयों के ऊपर बोलने का या निर्णय लेने का हक नहीं है। पहला फॉरेन अफेयर्स, दूसरा सिक्योरिटी। इन दो के ऊपर हक नहीं है। इन दो के ऊपर कौन बात कर सकता है? या तो आईआरजीसी और या वहां के सुप्रीम लीडर। अब अगर मान लीजिए पेजेस्कियन को बुला के कोई समझौता हो गया, क्या गारंटी है कि आईआरजीसी उसे मानेगा? क्योंकि आईआरजीसी ने तो ये कहा है कि हमें तो समझौता, एक बढ़िया पैनलिस्ट ने कहा, हमें तो कोई समझौता चाहिए ही नहीं, हम तो अमेरिका से समझौता करना ही नहीं चाहते, हम तो उनसे बात ही नहीं करना चाहते। तो मुझे बताइए कि ये मध्यस्थता जिसके बारे में आपको पहले से मालूम है कि आगे जाके ये ऐसी है जैसे दीवार में सिर फोड़ना, लेकिन उसके जहांगीर, बाद भी आप अगर इसमें लगे रहे तो आपकी मर्जी। जहांगीर आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं? जी, टीपी त्यागी साहब, ये देखें, इंडिया डेली भले अपनी जो है उसमें लगा ले, टिकर पे चला ले, मेरी बात देखें। ये अगर आप 4 दिन पहले का बयान जो है मुज्तबा खुमैनी साहब का बयान सुनेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जो है नेख्वाहिशात का, बल्कि पाकिस्तान के पलड़े में ये चीज रखती थी कि पाकिस्तान जो भी बात करेगा हमें वो कबूल है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन ना कभी ईरान के लिए इस्तेमाल हुई है, ना ईरान ने कभी पाकिस्तान पे चीज की है। तो ऐसा पाकिस्तान नहीं और कहा ईरान उन्होंने, गलत गलत कह रहे हैं और इस आप। मुश्किल घड़ी में एक मिनट सर मुस्तफा खोमेनी ने पाकिस्तान का नाम जरूर लिया, लेकिन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है, जो मध्यस्थता करेगा वो हमें मंजूर है, ऐसा नहीं कहा। तो ऐसा डायरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट ना दे, दिखा दे मुझे, मैंने भी पढ़ा है जी। सर देखें, अच्छा त्यागी साहब सुने, देखें, पाकिस्तान कभी भी फैसला दूसरे मुल्क का फैसला नहीं कर सकता, लेकिन हम इन दी वाइडर सेंस के ह्यूमैनिटी के लिए और ईरान की वेलफेयर के लिए, ईरान की डिफेंस के लिए, ईरान की इज्जत के लिए कम से कम ये चीज करने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को कम से कम ये रोकें कि ईरान के जो मासूम लोग हैं, जो बच्चियों की शहादत हो रही है, जिस तरीके से ईरान को 50 सालों से दबाया जा रहा है, उस चीज को रोका जाए। तो पाकिस्तान अभी ना सिर्फ एक ब्रिज का जो है किरदार अदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन का किरदार अदा कर रहा है, जिसमें मुज्तबा खुमैनी साहब का समर्थन हमारे साथ है। तभी जो है फील्ड मार्शल साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। जी, भले आप लोग चलाएं, मेरी ये बाज़ाब्ता खबर है, आप लोग भले चलाएं कि मुज्तबा खुमैनी साहब के अप्रूवल के बाद ही हमने ये टॉक्स जो है इनिशिएट की थी। मुस्तफा खोमेनी ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम क्या ले दिया? पाकिस्तान ये समझने लगा कि जैसे मुस्तफा खोमेनी ने ये कह दिया कि चलिए जी आपकी मध्यस्थता हमें मंजूर है, ये कहते हैं कि त्यागी जी, दरअसल बात ये हो जाती है कि अगर नाम ले लिया जाए तो उसमें बड़े खुश भी हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान को खतरे के तौर पर बता दिया था। वहां पर तुलसी गाबार्ड ने जब रिपोर्ट पेश की तो उसमें भी गदगद हो गए कि अरे अमेरिका ने कम से कम किसी रिपोर्ट में हमारा नाम लिया, वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई खतरे की घंटी बताया है जैसे ईरान को बताया है। जहांगीर भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, बड़े खुश हो रहे थे, सब बड़े गदगद हो रहे थे। लेकिन जिस रूप में अमर मस्ती खान, मुझे एक बात जरा ये समझाइए, पाकिस्तान की तरफ से ये एक अपनी कोशिश को जताने की एक तरह से कोशिश वो कर रहे हैं कि भाई हम शांति के प्रतीक है, हम शांति के सौदागर हैं, लेकिन जनता पूछ रही मौत का सौदागर, शांति का सौदागर कैसे बनने जा रहा है? बलूचिस्तान में जो किया, क्या उस पर आंखें मूंदी जाएंगी? अफगानिस्तान में जो किया तो क्या उस पर आंखें मूंदी जाएंगी? अरे इस्लामाबाद या कराची में जो किया तो क्या उस पर आंखें मूंद ली जाएंगी? ये आपने बहुत सही कहा। देखें, बलूचिस्तान में हजारों बलूच फर्जंदों के खून जो है आसिम मुनीर के हाथ में है। ये बुचर ऑफ बलूचिस्तान है। ये आसिम मुनीर बुचर ऑफ वजीरिस्तान है। पश्तूनों के, हजारों पश्तूनों के खून इसके हाथ में है। इन्होंने बिला वजह अफगानिस्तान पे रमज़ान के महीने में, जैसे आपने देखा, हमला करके कई 100 मासूम निहत्ते औरतों बच्चों को शहीद किया। हमारे लोगों को शहीद करते हैं, गायब करते हैं। उनके साथ जिस किस्म से ये पंजाबी जल्लादी जिहादी फौज ट्रीट करती है, वो हिटलर को भी शायद शर्मिंदा कर दे। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, ये हिटलर से भी ज्यादा गए गुजरा फौज है पाकिस्तान का।
आपने देखा था बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया था, आप किस पूरी दुनिया के आगे है। आज हमारी महिलाएं इनके कब्जे में है, जिससे कि हर एक बलोच फर्जंद नौजवान इनसे इंतहाई ज्यादा सख्त नफरत करते हैं। हमारे जो लीडरान हैं, डॉक्टर मारंग बलोच, बीबू बलोच, गुलजादी बलोच, उनको 1 साल से ज्यादा हो गया है आर्बिट्ररी डिटेंशन में। इस आसिम मुनीर मुल्ला ने रखा हुआ है। इसने तो जो कुरान हिफ्ज किया है, मुझे लगता है वो कुरान भी लैंगले में शाया हुआ था। जहांगीर जी, आपके घर के अंदर के जो लोग हैं इतने नाराज हैं और आप दूसरों की तरफ शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, किस मुंह से जाएंगे और क्या प्रस्ताव देंगे? नैना, मैं सिर्फ मस्ती खान से, क्योंकि मस्ती खान ने 86 से जो है सहाफत स्टार्ट की थी और 2017 में ये यूएसए मूव कर गए थे। तो मैं सिर्फ इनसे इतना पूछूंगा कि पाकिस्तान की फौज के लिए इतना कुछ आप कह रहे हो कि आपने कम से कम 40 साल पाकिस्तान में सहाफत की, आपको क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं आपको चीज की? आज भी अगर आप यूएसए में, टेक्सास में अगर आप बैठे हुए हो तो आप इतना कुछ बोल रहे हो। अगर पाकिस्तान की फौज इतनी जालिम है और इतनी सारी चीजें, आपको क्यों नहीं कुछ कहती? ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट दिया हुआ है आपको कि आप बोल सकते हो। हाँ, आपकी नाराजगियां हैं, आपकी कुछ चीजें हैं, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ सर। मैं वही कह रहा हूँ मस्ती खान साहब, मैंने आपको बता दिया। आपने 1986 में सहाफत स्टार्ट की थी और आपने 2017 में आपने अमेरिका गए थे और आपने 2000 में अपना रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप 2000 में आया लिया है, जो आपका अजाइलम अप्रूव हुआ है 2017 में हुआ है। तो इससे पहले 2000 में सिर्फ आप यार कमाल कर रहे हो। आप किसने ये बात सिखाई? मैं 2000 में अमेरिका आया हूँ। चले आपकी मान लेते हैं, मैं आपसे काउंटर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने 17 साल हकीकत माने भाई, और दूसरे करोड़ों मैं आपने एक नेशनल टीवी पे काउंटर नहीं कर रहा, मैंने हकीकत मान ली। आप बिल्कुल साई मुंजा एक चीज तो यार मेरी एक बात तो सुन ले। और आप फोन के क्या बात कर रहे हैं सर? मेरे नौजवान भाई, मेरी एक बात सुन ले। मेरे नौजवान भाई, सिंध से जो सबसे बेहतरीन वजीर आजम था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके साथ पाकिस्तान के जनरलों ने क्या किया? आपको शर्म नहीं आती है कि आप सिंधी हो? और आपको आप 12 में कौन पूछता है? आपको पाकिस्तान की जीएसक्यू में कौन पूछता है? भाई आप सिंधी हो, बलोचों के साथ दोस्ती बनाओ, पश्तूनों के साथ दोस्ती बनाओ। आप कहाँ पंजाबियों की चमचागिरी कर रहे हो? ये आपको अच्छी बात जेब नहीं देता। मेरी बात मान ले आप। ठीक है मस्ती साहब, देखें, मैं आखिरी मर्तबा आपको बोल रहा हूँ कि बड़े मोहब्बत से, प्यार से ये शर्म बदतमीजी वाली बातें ना किया करें। नेशनल टीवी चैनल है, प्रोटोकॉल की बात किया करें, आप अदब की बात किया करें। ये कम से कम किसी लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, तो इसकी बात नहीं किया करें। मुझे बताएं करोड़ों भाई, प्लीज नहीं मुझे बताएं। बेनजीर भुट्टो को नहीं मारा मुशर्रफ ने नहीं मारा बेनजीर भुट्टो को। कमाल कर रहे हैं आप। मुर्तजा भुट्टो को देखो आप कलोड़ो साहब आप हमसे बात नहीं करें, ठीक है? हम सिंध को इनसाइड आउट जानते हैं, भुट्टो साहब सबके हम बिल्कुल करीब रहे हैं। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? ये तो आपका जहांगीर, देखिए बात दरअसल ये हो जाती है, खासतौर से वही बात है कि मैंने कहा कि एक तरफ शांति का सौदागर बनने की कोशिश करें, अपने दामन पर इतने दाग लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, कहा जाएंगे? उमर जी, इसी बात का जवाब जरा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि सवाल तो अब पाकिस्तान की आवाम भी पूछ रही है। चाहे बात सऊदी की हो, सऊदी कैसे भरोसा करेगा क्योंकि डिफेंस पैक्ट को पूरा कर नहीं पाए। ईरान के साथ में पंगा लेना अपने आप में बड़ा ज्यादा सरदर्दी है। अफगानिस्तान की तरफ से बार बार यही बात हो रही है कि आप तो मुस्लिम के उम्माओं हैं और उन मुस्लिमों के उम्माओं के बीच में भी आप अपने ही भाइयों पर गोलियां चला दे रहे हैं, मिसाइल चला दे रहे हैं। एक भी टीटीपी के कमांडर को या आतंकी को ढेर तक करने में सक्षम नहीं रहे, मासूमों की जान ली गई। कैसे शांति का सौदागर बनेंगे? देखिए, मैं इस जो बहस चल रही है हमारे बलूच भाई और पाकिस्तानी साथियों के बीच में, उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहता। दैट इज नॉट माय टॉपिक। मेरा एक्सपर्टीज भी वो नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उस बहस में हिस्सा लेने की। लेकिन मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार होने के नाते मैं अपनी बात एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा। वो सिर्फ इतनी बात है कि
पाकिस्तान ने इस मौके का इस्तेमाल बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिकली, बहुत ही जिसको हम मतलब मौके का फ़ायदा उठाने के संदर्भ में जब हम कहते हैं तो पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन वो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाना ही नहीं है, बल्कि चूंकि पाकिस्तान एक सैंडविच बन गया है, ईरान से उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और ईरान से पड़ोस में होने की वजह से वो उनसे अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। और सऊदी अरब से जो उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया था उसमें उनको ये ईरान के खिलाफ उनको जंग करनी पड़ेगी, उसके लिए वो बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। वो वेस्ट एशिया में स्पेशली इजराइल के थ्रेट को लेकर के काफी तैयार हैं, और अगर ईरान के साथ उनको जंग करनी पड़ेगी तो वो बहुत ज्यादा उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तानी लोग जो हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, पता नहीं मेरे पाकिस्तानी दोस्त यहाँ पर वो इससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया तो खुद पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर होने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान की जो इंटरनल सूरत हाल है, शिया सुन्नी जो जंग है वो बहुत पुरानी रही है। अगर ये ईरान के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई करने जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एक फिर से के बाद से बहुत ज्यादा वहां पर हत्या और कत्लेआम वगैरह हुआ है। और अगर ये ईरान के खिलाफ इस तरह से जंग करने जाते हैं तो ये सऊदी और ईरान पाकिस्तान वाला डिफेंस एग्रीमेंट धरा का धरा रह जाएगा और वहां पर एक सिविल वॉर सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो ये बात पाकिस्तानी जर्नलों को भी पता है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी पता है, इसलिए वो अपनी खुद की खाल बचाने के लिए, अपने आप को उस मुसीबत से बचाने के लिए दौड़ धूप करके, हाथ पैर जोड़ करके, चाहे वॉशिंगटन के हाथ पैर जोड़ने पड़े, चाहे सऊदी अरब के हाथ पैर जोड़ने पड़े, चाहे ईरान के हाथ पैर जोड़ने पड़े, वो किसी तरह से इस सीज फायर को करा लेना जरूरी समझेंगे और इस मुसीबत को रोकने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी हो गया, हम इसको ऐसे देखते हैं। और सऊदी अरब भी ये नहीं चाहता है कि इस वक्त वो एक इस तरह की जंग में जाए। आप ये 1990 के हालात बिल्कुल नहीं है, 1990 में हालात बिल्कुल दूसरे थे और सन 2026 के हालात दूसरे हैं। कोई भी गल्फ कंट्री इस वक्त ईरान के खिलाफ जंग में नहीं जाना चाहता। ये जंग अकेले और अकेले इजराइल का मिस एडवेंचर है और ये देश इजराइल के इस खोदे हुए गड्ढे में कूदना नहीं चाहते हैं, उससे अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इजराइल का मिस एडवेंचर है? उसके साथ में अमेरिका ने साथ दिया। अमेरिका को लगातार कोशिश ये की जा रही है अमेरिका की बाकी देश भी उसका साथ दें। बिल्कुल, अमेरिका देखिए, अगर वो गल्फ कंट्रीज का साथ लेना चाहते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनके साथ इज्जत के साथ बात करें। जैसे सद्दाम हुसैन के खिलाफ जब लड़ी गई थी 1990 की, तो सारा पूरा गल्फ उनके साथ था, उन्होंने सपोर्ट किया उनको, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कुवैत के सॉवरेंटी को वायलेट किया था, उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त सभी लोगों ने साथ, अफगानिस्तान में सभी लोगों ने उनका साथ दिया। तो दो जंगें ऐसी हैं जहां पर सारे गल्फ कंट्रीज ने उनका साथ दिया। लेकिन ये ऐसे हालात है जिसमें आपने पूछा भी नहीं, और जबकि जो गल्फ कंट्री है सबसे अहम जो मध्यस्थता कराता है ओमान, उसका फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में बैठे हुए सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल आखिरी डील फाइनल कर रहा है, और आपने ऐसे वक्त में वो हमला कर दिया है। तो गल्फ के देश जो है वो बहुत ही नाराज है इस बात पर कि अमेरिका और इजराइल एक ऐसी नई रियलिटी इंपोज करना चाहते हैं रीजन पर जो वो नहीं चाहते हैं। तो वो आपकी बात पे जहांगीर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, फिर मैं टीपी त्यागी जी का रिएक्शन ले रही हूँ लास्ट। जी मैं जो है इनके जो है बात को बड़ा एंडोर्स करूंगा, क्योंकि ईद से 2 दिन पहले जो आसिम मुनीर साहब जो है उनकी और शिया उलमा काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक तो जो है मीडिया पे आके जो है कुछ लोगों ने AI जनरेट वीडियो लगा के जो है गलत रंग दिया गया। लेकिन शिया उलमा काउंसिल को हमने यही बात बताई थी कि मुज्तबा खुमैनी साहब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को ये जो है बावर कराया है कि आप जो है ईरान के बिहाफ पे आप बात जो है भले आगे बढ़ा सके, कंप्रोमाइज की और वार के एंड की। तो मैं यही जो है एंडोर्स कर रहा था। और पाकिस्तान कभी भी किसी भी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ या जो है कभी भी अमेरिका का जो है इजराइल का साथ नहीं देगा। इसका बड़ा और वाज़ेह सबूत एक जो है 27वें रोजे पे जो है शिया उलमा काउंसिल के साथ मीटिंग, और उससे पहले जो है ईरान के हक में पाकिस्तान पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया था, वो सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है। जी ठीक है। टीपी त्यागी जी लास्ट कमेंट मुझे जरा ये बताइएगा कि ये कोशिशें नाकाम होंगी या सक्सेस होंगी, और आप कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे जहांगीर की बात पे। जहांगीर जी कहने कि हमने कभी भी किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अरे भाई, जॉर्डन के अंदर आप ही ने तो ब्रिगेडियर जियाउल हक को भेजा और वहां के 25,000 फिलिस्तीनियों को मरवाया। आप ही ने अभी सुनिए सर, आप ही ने तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर
30 लाख भाई मुसलमानों को मारने में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो पाकिस्तान का है। हाँ, जहांगीर इस आंकड़े को कैसे जुटलाएंगे? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप एक बात और दूसरे फिर कहना, आप पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए सर, एक सेकंड सर। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार ये कहा जा रहा है कि टॉक्स चल रही थी और अमेरिका ने टॉक्स के बीच में हमला कर दिया। नो सर, टॉक्स चल रही थी, एक बार, 2 बार, तीसरी बार। जब तीसरी बार टॉक चल रही थी ईरान और अमेरिका की, तब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि या तो इस टॉक्स के अंदर डील होगी वरना हम एक्शन लेंगे, वरना हम अटैक करेंगे। अब ये बात उसने कही थी, ये क्यों नहीं मानी जा रही? ये क्यों कह रहे टॉक चल रही थी और उसने हमला कर दिया? जहांगीर लास्ट रिएक्शन बस 10 सेकंड्स प्लीज। जी टीपी त्यागी साहब, जो ज़ियाउल साहब वहां पे डिप्लॉय थे, वो जो है आर्मी के थे, वहां पे जो अटैक हुआ था वो एयरफोर्स ने किया था। तो एक आर्मी का बंदा कभी भी जहाज नहीं उड़ा सकता। ये जो अटैक हुआ था फलस्तीनियों पे, आपकी कंफ्यूजन में दूर कर दूं, हिस्टोरिकल कंफ्यूजन, वो जॉर्डन एयरफोर्स ने किया था, कोई आर्मी का ऑपरेशन नहीं हुआ था। और ज़ियाउल साहब वहां डिप्लॉय नहीं हुए थे, ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। तो प्लीज इस झूठ को करेक्ट कर ले सर, अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा करेक्ट कर ले प्लीज। थैंक यू सो मच। आप कौन सी किताबें बोलने से वो सच नहीं हो जाता। ये दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती है कि 25,000 फिलिस्तीनियों को ज़ियाउल हक ने मारा, जो उनके जॉर्डन के किंग के कहने के ऊपर। और यही बात है सर, एक बार फिर से उनका समर्थन करने की बात करते हैं, कभी उनका विरोध करने की बात करते हैं, कभी इजराइल का विरोध करते हैं, कभी इजराइल का स्टैंड लेते हैं फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट, कभी कहा जाए स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने की बात करते हैं और अब मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। ये दोहरे चरित्र लगातार सामने आते हैं और यही तस्वीर बार बार दर्शाते हैं। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।